एक कहावत है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन कभी कभी उस फोटो के पीछे की कहानी उसे कहीं ज्यादा डरावना बना देती है जितना कि खुद तस्वीर दिखाती है। नंबर 10। थियोडोर हॉल सिर्फ 18 साल के थे जब उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका आईडी बैज हॉल का अनोखा सुरक्षा नंबर K19 दिखाता है। इससे उन्हें दुनिया की सबसे गुप्त जगहों में से एक तक पहुंच मिली, जिसे उन्होंने सोवियत संघ को जानकारी देने में इस्तेमाल किया और सबसे कम उम्र के परमाणु जासूस बने। हॉल न्यूयॉर्क सिटी में पले बढ़े। उनके पिता इंपीरियल रूस से बचने के लिए अमेरिका आए यहूदी थे। उन्होंने छोटी उम्र में अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। इसमें उनके 11 साल बड़े भाई की मार्गदर्शन भी कारण थी। हॉल ने कई कक्षाएं छोड़कर 14 साल की उम्र में हाई स्कूल पूरा किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भौतिकी पढ़ी और 2 साल में स्नातक किया। हार्वर्ड के एक शिक्षक ने उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए सिफारिश की और 1944 में वहां नियुक्त किया गया। हॉल का मुख्य ध्यान यूरेनियम की क्रिटिकल मास निकालने पर था, जिसे जापान पर गिराए जाने वाले हथियार में इस्तेमाल होना था। हॉल ने जल्दी ही अपनी नई नौकरी में सबको प्रभावित किया और उन्हें इस परियोजना के इस महत्वपूर्ण हिस्से पर काम करने वाली टीम का प्रमुख बना दिया गया। हालांकि किशोर अवस्था में उन पर दबाव था, लेकिन हॉल ने कभी बाहर से किसी परेशानी के संकेत नहीं दिखाए। लेकिन उनके मन में बहुत कुछ था। 1944 की गर्मियों तक लॉस एलामोस के वैज्ञानिकों को पता था कि इस हथियार का प्रमुख उद्देश्य धुरी शक्तियों से नहीं जुड़ा था। यह स्पष्ट था कि जर्मनी एक परमाणु हथियार बनाने में सक्षम नहीं होने वाला था। इसके बजाय सेना के अधिकारी सोवियत संघ को लेकर ज्यादा चिंतित थे, जो तब भी अमेरिका का सहयोगी था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के कई वैज्ञानिक चिंतित थे कि परमाणु हथियार विश्व शक्ति संतुलन पर क्या असर डालेंगे। ये एक बात थी कि जर्मनी के पास मौजूद ऐसे ही हथियार के हमले की तैयारी में एक हथियार बनाया जाए, लेकिन अगर सिर्फ अमेरिका के पास परमाणु हथियार होता तो इसका कोई मतलब नहीं था। कई लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जापान पर हथियार न गिराने का आग्रह किया, लेकिन स्पष्ट नहीं कि ट्रूमन को याचिका मिली या नहीं। हॉल उन वैज्ञानिकों में थे जिन्हें यह चिंता थी कि सिर्फ अमेरिका के पास परमाणु हथियार है। अगर सिर्फ एक देश के पास यह विनाशकारी उपकरण होता तो कोई भी उन्हें उस तानाशाही स्थिति में जाने से नहीं रोक पाता जिसे यूरोप में हराया जा रहा था। हॉल के अनुसार सोवियत संघ के साथ परमाणु हथियारों के खाके साझा करना ही शक्ति संतुलन और पारस्परिक सुनिश्चित विनाश से शांति बनाए रखने का एकमात्र तरीका था। अक्टूबर 1944 में हॉल आधिकारिक तौर पर जन्मदिन समारोह के लिए न्यूयॉर्क अपने घर लौटे। यात्रा में वो सोवियत संघ की एक कंपनी के मुख्यालय गए, जहां उन्हें एक NKVD एजेंट का नाम दिया गया जिसे वे जानकारी दे सकते थे। हॉल ने उन वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी दी जो लॉस एलामोस में काम कर रहे थे, कार्यबल के संगठन के बारे में और खुद उपकरण के विवरण के बारे में भी। वह मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जानकारी देने वाले इकलौते परमाणु जासूस नहीं थे, लेकिन शायद उन्होंने सोवियत वैज्ञानिकों को हथियार बनाने में सबसे ज्यादा मदद की थी। 1950 तक अमेरिकी सेना को हॉल पर जासूसी का शक नहीं हुआ था, लेकिन तब तक वह मैनहट्टन प्रोजेक्ट छोड़ चुके थे और शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। उनका नाम सोवियत जासूसों की डिकोड किए गए पत्राचार में आया था। पूछताछ की गई, लेकिन सेना के पास केवल डिक्रिप्टेड संदेशों का सबूत था, इसलिए आरोप नहीं लगाए गए। वह आगे चलकर एक जैव भौतिक विज्ञानी बने और 1999 तक जीवित रहे, जब उनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नंबर 9। पहली नजर में। व्यस्त सड़क पर पत्थरों के ढेर की एक पुरानी फोटो निर्माण कार्य की तस्वीर जैसी लग सकती है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि पत्थरों के सामने रखे पहिए किसी गाड़ी से जुड़े नहीं हैं। वे तोपों के आधार हैं, जिन पर लगी तोपों को पत्थरों के ढेरों के बीच बने छोटे छोटे खाली हिस्सों से बाहर की ओर ताना गया है। ये 1871 के वसंत महीनों में पेरिस की सड़कों पर बनाए गए कई बैरिकेड्स में से एक था, जब एक क्रांतिकारी सरकार ने शहर पर कब्जा कर लिया था। फ्रांको प्रशियन युद्ध के बाद पेरिस कम्यून का गठन हुआ था। सम्राट नेपोलियन तृतीय की सेना उत्तर जर्मन परिसंघ से हार गई थी। युद्ध के आखिरी महीनों में
फ्रांसीसी नेशनल गार्ड ने पेरिस पर नियंत्रण कर लिया था और डटे रहने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। दोनों देशों की सरकारों के बीच शांति समझौते में उन्हें हथियार रखने की अनुमति मिली थी। जनवरी 1871 के अंत में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इसका असर पेरिस में बना रहा। नागरिकों ने लंबे समय तक घेराबंदी झेली। लड़ाई के दौरान कई लोगों ने गुजारे के लिए घरेलू सामान गिरवी रखे और संघर्ष करते रहे। इसी दौरान पेरिस में नेशनल गार्ड ने राजनीतिक ताकत पाना शुरू किया। 18 मार्च को जब नेशनल आर्मी ने पेरिस की तोपें हटाने की कोशिश की, तब उन्होंने क्रांति की चिंगारी जला दी। नेशनल गार्ड ने सेना के खिलाफ जवाबी हमला किया, जिससे आखिरकार सेना को पेरिस से पीछे हटना पड़ा। फ्रांसीसी सरकार वर्साय चली गई। पेरिस वासियों ने खुद की सरकार बनाई। पेरिस कम्यून आज भी फ्रांस में एक विवादास्पद और विभाजनकारी दौर माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने इस क्रांति को आदर्श बताया और कई कम्युनिस्ट व समाजवादी सरकारों ने पेरिस कम्यून के सम्मान में नाम रखा। नारीवादी समूहों ने क्रांति के नारीवादी पहलू खोजे हैं, वहीं अराजकतावादियों ने भी इसे अपना बताया है। पेरिस कम्यून पेरिस के लोगों से बना था, जिन्होंने कई राजनीतिक समूह और क्लब बनाए। उनमें से कुछ एक दूसरे का विरोध करते थे और वे हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं निभा पाते थे। फिर भी क्रांति का मुख्य विषय था कि पेरिस पर पेरिस वासियों का ही शासन हो, चाहे सीधे या परोक्ष रूप से। कम्युनार्ड्स की कुछ कमजोरियां तब दिखी जब उन्होंने शहर को बाहरी ताकतों से बचाने की कोशिश की। राष्ट्रीय सरकार और सेना ज्यादा समय तक पीछे नहीं हटी, इसमें हैरानी नहीं। पेरिस को घेर लिया गया और कुछ महीनों में सड़कों पर लड़ाई शुरू हो गई। सैनिकों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। पिछली क्रांतियों में बैरिकेड्स लड़ाई के महत्वपूर्ण केंद्र रहे थे, जिन्होंने राजधानी को उन लोगों से बचाने में मदद की थी जो आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। नेपोलियन तृतीय की पेरिस में निर्माण परियोजनाओं के कारण बैरिकेड्स बेकार हो गए। सड़कों को चौड़ा किया गया था, जिससे सैनिकों का आसानी से गुजरना संभव हो गया था। क्रांतिकारियों ने बहादुरी से लड़ाई जारी रखी। महिलाएं और पुरुष बैरिकेड्स पर डटे रहे जब तक उनका सफाया नहीं कर दिया गया। पेरिस कम्यून के अंतिम सप्ताह में शहर के स्मारकों को जलाया गया था। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि आगजनी के पीछे कम्युनार्ड्स थे, जबकि कुछ इसे सेना की बमबारी का परिणाम मानते हैं। कम्युनार्ड्स ने भी उन बंधकों की जान ले ली, राष्ट्रीय बलों द्वारा पकड़े गए क्रांतिकारियों के मारे जाने के प्रतिशोध में। आखिरी बैरिकेड जो गिरा वह या तो रूए रैम्पानो का था, या रूए रेबेवाल का, या फिर रूए दे ला फॉन्टेन अल रोए का। हर एक बैरिकेड की जमकर रक्षा की गई, लेकिन कम्युनार्ड्स पर काबू पा लिया गया। 28 मई 1871 को पेरिस कम्यून का अंत हो गया। ये केवल 72 दिनों तक ही चला, लेकिन इसका प्रभाव पेरिस और पूरे फ्रांस पर आज तक बना हुआ है। नंबर 8। स्पेनिश फ्लू महामारी की कई तस्वीरें डरावनी हैं, जो इस दुखद घटना की सच्चाई को साफ तौर पर दिखाती है। पर कभी-कभी तस्वीर के पीछे का सच इतना स्पष्ट नहीं होता। ये तस्वीर पोर्ट्समाउथ स्क्वायर, सैन फ्रांसिस्को के सबसे पुराने सार्वजनिक पार्क में ली गई थी। महामारी के दौरान वह मनोरंजन स्थल कार्यस्थल बन गया, जहां पुलिस, अदालत सैन फ्रांसिस्को की आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाने के लिए इकट्ठा होती थी। स्पेनिश फ्लू महामारी के आते ही सैन फ्रांसिस्को ने तुरंत कदम उठाए। उस समय की अखबारों की रिपोर्टों के अनुसार बीमारी का पहला मामला 23 सितंबर 1918 को तब सामने आया, जब एक आदमी शिकागो की यात्रा से लौटकर आया था। डॉक्टरों ने तुरंत कार्रवाई की और उस आदमी को क्वारंटीन करने के आदेश दिए, लेकिन आदेश लागू होने से पहले ही बीमारी फैल गई और मामले तेजी से बढ़ने लगे। सिर्फ एक हफ्ते में 2000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हो गए। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कदम उठाए गए। इनमें से कई उपाय कोविड महामारी के कारण हमारे लिए परिचित हैं। निवासियों से भीड़भाड़ के समय ट्रैमों और सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचने को कहा गया। डांस हॉल, थिएटर बंद किए गए थे। उस समय की तस्वीरों में सबसे स्पष्ट उपाय था गॉज के मेडिकल मास्क का इस्तेमाल। शुरुआत में नागरिकों को सिर्फ मास्क पहनने को कहा गया। ज्यादा समय नहीं बीता था कि इन्हें अनिवार्य कर दिया गया
और लगभग 1 महीने तक ज्यादातर नागरिकों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में मास्क पहनना शामिल था। आधुनिक टाइम की तरह सार्वजनिक जमावड़ों से बचना जरूरी था। ये खास तौर पर उन इंडोर जगहों पर लागू था जहां लोग करीब होते थे। आधुनिक युग में इसका मतलब अक्सर घर से काम करना और ऑनलाइन जगहों पर इकट्ठा होना होता है। 1918 में यह विकल्प उपलब्ध नहीं था। पुलिस कोर्ट उन जगहों में से एक थी जिसे शहर के बाकी हिस्सों के बंद होने के बावजूद भी काम करते रहना था। सामान्य अपराधों के साथ मास्क अनिवार्यता के कारण पुलिस को एक और कानून का पालन करवाना पड़ा। महामारी की शुरुआत में ज्यादातर लोग खुशी से मास्क पहनते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वे हमेशा याद रखते थे। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और इसे असंवैधानिक माना। सिर्फ 27 अक्टूबर को ही 110 लोगों को मास्क सही तरीके से न पहनने के कारण गिरफ्तार किया गया था। पुलिस प्रमुख ने कहा, ज्यादा गिरफ्तारियां होती तो जेल में जगह कम पड़ती। ज्यादातर अपराधियों पर $5 जुर्माना लगा। कुछ लोगों, जिनमें बार बार अपराध करने वाले भी थे, को कम अवधि की जेल की सजा दी गई। कानून प्रवर्तन पर दबाव बढ़ने पर अदालतों का चालू रहना जरूरी था, जिसमें पोर्ट्समाउथ स्क्वायर की खुली अदालत ने अहम भूमिका निभाई। उस दौर की कुछ तस्वीरें अजीब दृश्य दिखाती है। असल में ये लोग अपनी सबसे भयानक महामारी से जूझ रहे हैं। एक तस्वीर में एक भीड़ को एक इमारत की सीढ़ियों पर खड़े या घुटनों के बल बैठे हुए दिखाया गया है और उन सभी की पीठ कैमरे की ओर है। ये सेंट मैरी ऑफ द अजम्पशन कैथेड्रल की मंडली थी जो प्रार्थना और मास सुनने जुटी थी। शुरुआती उपायों से बीमारी का फैलाव धीमा हुआ। दुर्भाग्य से सैन फ्रांसिस्को ने ये उपाय जल्द ही हटा दिए। जैसे ही ये उपाय हटाए गए, ज्यादा समय नहीं बीता कि मामलों में फिर से बढ़ोतरी होने लगी और इन्हें दोबारा लागू करना पड़ा। महामारी के अंत में सैन फ्रांसिस्को में करीब 45,000 लोग संक्रमित हुए और 3,000 से अधिक की मौत हुई। इससे शहर देश के सबसे प्रभावित शहरों में शामिल हो गया। नंबर 7। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में यूरोप में शक्ति का संतुलन और भी अस्थिर होता जा रहा था। एक सदी पहले नेपोलियन युद्धों के अंत के बाद महाद्वीप में अपेक्षाकृत शांति थी, लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़े, यूरोपीय राष्ट्रों ने खुद को विश्व मंच पर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए पाया। शांति बनाए रखने के लिए रक्षात्मक संधियां बनी, लेकिन इससे एक देश के युद्ध शुरू करने पर पूरा महाद्वीप युद्ध में फंस सकता था। तनाव के समय दोनों चचेरे भाई अपने दोनों देशों के बीच शांति के लिए मिले। रूस के सार निकोलस द्वितीय और जर्मनी के कैसर विल्हेम द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में विरोधी थे। युद्ध शुरू होने से पहले के दशकों में वे अच्छे दोस्त थे। निकोलस की शादी विल्हेम की पहली चचेरी बहन से थी। वे जैविक रूप से दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन एक दूसरे को कजिन कहकर विली और निक्की उपनामों से बुलाते थे। करीबी रिश्ते के बावजूद उनके बीच कोई रक्षा संधि नहीं थी। 1905 में दोनों सम्राटों ने बदलाव के लिए मुलाकात की। 24 जुलाई को दोनों फिनलैंड के तट के पास जर्मन जहाज बर्लिन के डेक पर मिले। विल्हेम निकोलस को जहाज के निरीक्षण दौरे पर ले गए और नाविकों संग फोटो ली। बैठक का मुख्य हिस्सा वह दस्तावेज था जिस पर हस्ताक्षर हुए और जिसे ब्योर्को की संधि कहा गया। ये संधि एक रक्षात्मक समझौता थी। अगर यूरोप के भीतर किसी ने भी इन दोनों देशों में से किसी एक पर हमला किया तो दूसरा उसकी मदद के लिए आएगा। विल्हेम ने यूरोप में शब्दों पर जोर दिया था। इसका अर्थ था कि अफ्रीका या एशिया में इन दो देशों में से किसी पर हमले की स्थिति में दूसरा देश उसकी रक्षा को बाध्य नहीं रहेगा। इस शर्त से कैसर अपनी ही सरकार के विरोध में आ गए, क्योंकि उनकी सरकार रूस से एशिया में ब्रिटेन और अफ्रीका में फ्रांस के खिलाफ मदद चाहती थी। लेकिन कैसर का मानना था कि इससे वे एक ऐसे युद्ध में फंस जाएंगे जिसे लड़ने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। दोनों सम्राटों को सरकारों से संधि का समर्थन नहीं मिला और यह अनुमोदित नहीं हुई। हालांकि इससे उन्हें भविष्य में फिर से मिलने से कोई नहीं रोक पाया। 2 साल बाद वे जर्मन बाल्टिक तट के एक शहर में मिले, जहां प्रेस फोटोग्राफरों ने दोनों सम्राटों की कई तस्वीरें ली और इस मुलाकात को खूब प्रचारित किया गया। दोनों को एक दूसरे की सेना की वर्दी में कूटनीति के प्रतीक के रूप में फोटो खिंचवाते देखा गया। सार ने प्रशियाई ड्रैगन कर्नल की वर्दी पहनी थी, जबकि काइजर ने कोसैक कर्नल की वर्दी पहनी थी।
इस बार कोई संधि हस्ताक्षर नहीं हुई, पर उन्होंने आपसी शाश्वत मित्रता की शपथ ली। उस दिन जो कोई भी इन घटनाओं को होते हुए देख रहा था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि कुछ ही वर्षों बाद ये दोनों व्यक्ति एक युद्ध में एक दूसरे के विरोधी पक्षों में होंगे। 1909 में 2 साल बाद दोनों सम्राटों और रूसी शाही परिवार की फिर मुलाकात हुई। यह पहले से कम प्रचारित थी, लेकिन इसमें कैसर की निकोलस और उनके बच्चों के साथ ज्यादा तस्वीरें ली गई। प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर निकोलस और विल्हेम ने अपने अपने देशों के बीच युद्ध छिड़ने से रोकने के प्रयास में एक दूसरे को लगातार टेलीग्राम भेजे। उनके बीच रक्षा संधि नहीं थी, लेकिन रूस ने फ्रांस से संधि की थी और सर्बिया का संरक्षक भी रहा। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी से संधि कर अपने सहयोगी की रक्षा के लिए युद्ध की तैयारी की। दोनों सम्राटों द्वारा लड़ाई रोकने की कोशिशों के बावजूद सैनिकों को लामबंद कर दिया गया और उनकी आखिरी टेलीग्राम के कुछ दिनों बाद जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नंबर 6। 1931 में अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक पर मुकदमा चला। यह उसके प्रसिद्ध हिंसक अपराधों या निषेध काल की शराब तस्करी के लिए नहीं था। यह टैक्स चोरी का मामला था। अल कपोन के मुकदमे की तस्वीरें अब अमेरिकी इतिहास की प्रतिष्ठित झलकियां हैं, पर बिना कहानी जाने एक तस्वीर हास्यपूर्ण लगती है। 1931 तक कैपोन शिकागो के सबसे खतरनाक लोगों में गिना जाता था। 6 साल पहले जॉन टोरिलो के रिटायर होते ही उसे कोलोसिमो गिरोह का बॉस बना दिया गया। गिरोह बियर और शराब बनाता व सप्लाई करता था, जब इनका बेचना गैर कानूनी था। यह फायदेमंद धंधा था और इसमें काफी प्रतिस्पर्धा थी। कैपोने ने प्रतिस्पर्धा से सबसे हिंसक तरीके से निपटा। वह इन भयानक कामों में अकेला नहीं था, लेकिन कैपोने और उसके आदमियों की क्रूरता उसे सबसे ऊपर रखती थी। कैपोने अवैध जुए में शामिल था और उसे एक जुए के अड्डे का मालिक भी माना जाता था। लेकिन भले ही कैपोने के अपराध आमतौर पर सबको पता थे, फिर भी उसे इन अपराधों के लिए जेल भेजना एक मुश्किल काम था। गवाह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे या अपनी जान गंवा बैठते थे। जो लोग किसी तरह बच भी जाते थे, वे अचानक खुद को यह याद करने में असमर्थ पाते थे कि क्या हुआ था। सबूत खो जाते थे, जिससे अभियोजन के लिए केस पेश करना असंभव हो जाता था। सरकार इस खतरनाक अपराधी को सड़कों से हटाने का उपाय ढूंढ रही थी। 1929 में अमेरिकी वित्त विभाग की विशेष खुफिया इकाई ने कैपोन की कमाई की जांच शुरू की। कैपोन शाही जीवन जीता था और रुमालों पर सैकड़ों डॉलर खर्च करता था, जो आज हजारों के बराबर है। वे ये तो नहीं साबित कर पाए कि उसने पैसे अवैध कमाए, लेकिन ये जरूर साबित कर सकते थे कि उसने टैक्स नहीं दिया। 1931 के मुकदमे में अभियोजन पक्ष साबित करने की कोशिश कर रहा था कि कैपोन के पास जो कुछ था वो उसने कमाया था, जिसमें जुए के अड्डों के पूर्व कैशियर और बैंक स्टाफ ने उसके खिलाफ गवाही दी। रक्षा पक्ष का तर्क था कि कैपोन बुरा जुआरी था और उसने सब कमाई घुड़दौड़ में गंवा दी। अगर मुकदमा गुमनाम होता तो शायद इस पर ध्यान नहीं जाता। अल कपोन नाम की वजह से पत्रकार और फोटोग्राफर इस मामले में रुचि रखते थे। मुकदमे के दौरान कई फोटो ली गई। कैपोन को तस्वीरें खिंचवाने में दिक्कत नहीं थी। वे कैमरे की ओर मुड़कर मुस्कुरा भी देते थे, लेकिन कुछ साथी उतने उत्साहित नहीं थे। मुकदमे की सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में एक है दर्शक दीर्घा की बेंचों की फोटो। कई पुरुष कतार में बैठे हैं और चेहरा छुपा रहे हैं। ये माफिया सदस्य कैपोन के समर्थन में थे। वे कैपोन से अपने संबंध का स्थायी सबूत नहीं चाहते थे। मुकदमे की तस्वीरें दिखाती हैं कि कैपोन जैसे प्रसिद्ध गैंगस्टर जो खुद को सुरक्षित मानते थे और वे अंडरवर्ल्ड अपराधी जो सुर्खियों से बचना चाहते थे, उनमें क्या फर्क था। जूरी में आखिरी समय में बदलाव के बाद कैपोन को 23 में से सिर्फ 6 आरोपों में दोषी पाया गया और उसे 11 साल की सजा मिली, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो 8 साल बाद रिहा हो गया। नंबर 5। मई 1945 में एक फोटोग्राफर ने तस्वीरें ली जिसमें अमेरिकी सैनिक बेशकीमती कलाकृतियों की जांच करते दिखे, जिन्हें बस इकट्ठा करके यूं ही रख दिया गया था। ये तस्वीरें किसी कला प्रदर्शनी की शुरुआत जैसी है, लेकिन ये इतिहास के सबसे बड़े कला अपराधों में से एक की बस ऊपरी परत दिखाती हैं।
तस्वीरों में दिखे लोग 101वीं एयरबॉर्न डिवीजन से थे। डी डे के बाद डिवीजन बवेरिया जर्मनी ऑस्ट्रिया सीमा तक बढ़ी थी। यही कोइनिक्से के पास पहाड़ी गुफा में उन्होंने एक कला संग्रह पाया, जिसे जर्मन सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने इकट्ठा किया था। हरमन गोरिंग द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। हरमन गोरिंग ने सत्ता में आते ही गुप्त पुलिस बनाई, जो पार्टी के विरोधियों पर अत्याचार करती थी। बाद में वह जर्मन वायुसेना के प्रमुख बनेंगे। युद्ध के अंत में गोरिंग को नूरनबर्ग ट्रायल्स में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया। कला की लूट उनके अपराधों में सबसे चिंताजनक नहीं थी, बल्कि यह उनकी पार्टी के इतिहास पर नियंत्रण और सांस्कृतिक श्रेष्ठता दिखाने का प्रतीक थी। यह उन समुदायों पर हमलों का पहला कदम था जिन्हें अवांछनीय माना गया, खासकर जर्मनी और कब्जे वाले क्षेत्रों में यहूदी आबादी को। 1933 में यहूदी परिवारों से कलाकृतियां और सांस्कृतिक वस्तुएं लूटी जाने लगी। कई बार उन्हें जब्त कर लिया जाता था और कभी कभी यहूदी परिवारों को अपनी कलाकृतियां नीलामी में बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। कई कलाकृतियां पूरी तरह से नष्ट कर दी गई, खासकर वे रचनाएं जो ज्यादा आधुनिक शैली की थीं। लेकिन अन्य कलाकृतियां उच्च पदस्थ जर्मन अधिकारियों द्वारा ले ली गई और अपने पास रख ली गई। गोरिंग इस लूट का मुख्य लाभार्थी था। एक दशक में उसने पूरे यूरोप से कई चुराई गई कलाकृतियां हासिल की। युद्ध के दौरान वो कब्जे वाले इलाकों के संग्रहालयों में घूमता था और बस अपनी पसंद की कलाकृतियां चुन लेता था। इनमें से ज्यादातर उसकी कायरन हॉल में स्थित जायदाद में रखी जाती थी। संग्रह इतना बड़ा था कि कई वस्तुएं बस एक साथ रख दी जाती थी और प्रदर्शित नहीं होती थी। गोरिंग ने अपने संग्रह की हर वस्तु का स्रोत विस्तार से दर्ज किया था। कई बार यह भी लिखा कि किस परिवार से चुराई गई थी। जब यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध का रुख उसके पक्ष में नहीं जा रहा है, तो गोरिंग ने अपनी कला संग्रह को मित्र देशों के हाथों से बचाने के लिए एक कठोर फैसला लिया। संग्रह पैक कर ट्रेन से बवेरिया भेजा गया। कुछ को उन्हीं माल डिब्बों में छोड़ दिया गया जिनमें उन्हें लाया गया था, जबकि अन्य को एक गुफा में छुपा दिया गया। चोरी गई हजारों पेंटिंग्स, रूबेंस और रेम्ब्रांट के काम, मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां भी संग्रह में थीं। अधिकांश खजाना हटाने के बाद गोरिंग ने सोवियत सेना के पहुंचने से पहले कायरन हॉल नष्ट करा दिया। जब इमारत को नष्ट किया गया तो उसकी लूटी हुई संग्रह का कुछ हिस्सा अभी भी इमारत में ही था, और जब सोवियत सेना वहां पहुंची तो वे अभी भी मलबे में पड़े हुए थे। कई कलाकृतियां अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त हुईं। बवेरिया में छिपे संग्रह का पता चलने के बाद कलाकृतियां असली मालिकों को लौटाई जाने लगी। ये काम आज भी जारी है, जैसा कि 1930 और 40 के दशक में लूटी गई अधिकांश कलाकृतियों के साथ भी है। कुछ मामलों में असली मालिक का पता लगाना मुश्किल होता है, खासकर जब युद्ध में कई परिवार मिट गए हों। नंबर 4। 1991 में कुवैत में दमकल कर्मियों ने वहां के दृश्यों को डाटे की इन्फर्नो जैसी बताया था, और उस समय की तस्वीरें भी इस आकलन की पुष्टि करती हैं। काले धुएं के स्तंभ हवा में उठते हैं और सूरज को इस तरह ढक लेते हैं कि कुवैत का तापमान आसपास के इलाकों से कम हो जाता है। अंधेरे को चीरने वाली सिर्फ नारंगी आग थी। यहां तक कि उन जगहों पर भी जहां आग नहीं भड़क रही थी, तेल ने काम करने वालों को हॉरर फिल्म के पीड़ितों जैसा बना दिया था। कुवैती तेल की आग मानव इतिहास की सबसे बड़ी पारिस्थितिक आपदाओं में थी, लेकिन चेरनोबिल आपदा या बोला चक्रवात के विपरीत कुवैती आग जानबूझकर लगाई गई थी। ये आग 1991 में खाड़ी युद्ध खत्म होने पर लगी थी। कुछ महीने पहले इराकी सेना ने कुवैत पर हमला कर 2 दिन तक कब्जा किया था। तुरंत ही इस आक्रमण की निंदा की गई और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन इसे रोकने के लिए भेजा गया। फरवरी 91 में गठबंधन की जमीनी सेनाएं कुवैत में दाखिल हुई और इराकी सैनिक जल्दी ही पीछे हट गए। उन्होंने ऐसा करते हुए आग लगा दी, जिससे दुश्मनों के लिए डरावना दृश्य रह गया। इस युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक कुवैत के समृद्ध तेल क्षेत्र थे। अब वही तेल क्षेत्र जिन्होंने देश को धन दिया, आग के हवाले हो गए। 600 से ज्यादा तेल कुओं में आग लगाई गई। कई कुएं बिना ढके थे, जिससे तेल बाहर निकलता रहा।
कुओं के आसपास का इलाका बारूदी सुरंगों से भरा हुआ था, जिससे आग बुझाने की कोशिश करने वालों के लिए यह और भी खतरनाक हो गया था। जब विशेषज्ञों ने यह आकलन करने की कोशिश की कि कितना काम करना है, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि सभी तेल कुओं को बंद करने और आग बुझाने में वर्षों लग जाएंगे। काम को और भी देर तक टालना पड़ा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दमकल कर्मियों के लिए कुएं जितना संभव हो सके उतने सुरक्षित हों। आग लगने के कुछ ही महीनों बाद दुनिया भर से दमकल कर्मियों की टीमें कुवैत पहुंचने लगी। वे इस काम के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित थे और नुकसान को ठीक करने के लिए काम में जुट गए। तेल कुओं में लगी पहली आग अप्रैल की शुरुआत में बुझाई गई। दमकल कर्मियों को उस तेल से होकर गुजरना पड़ा जो उनकी त्वचा पर रासायनिक जलन पैदा कर सकता था, घना धुआं जिससे देखना लगभग असंभव हो जाता था, और एक ऐसी जमीन जिस पर बिखरे हुए झंडे लगे थे जो ये दिखाते थे कि कहां कहां बारूदी सुरंगें दबी हुई थीं। प्रगति धीरे धीरे हुई, लेकिन दमकल कर्मी इस अनोखे काम में माहिर हो गए। काम में लगने वाले वर्षों के अनुमान कम हो गए। अंतिम कुआं नवंबर 1991 में सील किया गया था। इस तबाही के कुछ दृश्य पूरी दुनिया में प्रसारित किए गए थे। नासा की तस्वीरों ने आग की भयावहता को दिखाया, जिसमें काले धुएं की लकीरें रेगिस्तान में फैलती हुई नजर आ रही थी। खुद खाड़ी को और भी ज्यादा नुकसान हुआ, जहां अनगिनत बैरल तेल पानी में फैल गया था। तेल में फंसे पक्षियों व अन्य वन्य जीवों की तस्वीरें मीडिया में आई। लोग जानवरों की मदद करना चाहते थे, लेकिन तेल में ढके इन पक्षियों की मदद मुश्किल थी। कुओं को बंद करना और आग बुझाना एक बड़ी जीत और सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय उपलब्धियों में से एक माना गया, लेकिन अग्निशामक लौटने के बाद भी पारिस्थितिक नुकसान जारी रहा। नंबर 3, ग्रीनपीस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन करता है। जब ये फोटो 1981 में ली गई थी, तब ये अभी भी एक अपेक्षाकृत नया अभियान समूह था जो हाल ही में ग्रीनपीस इंटरनेशनल बना था। अभियानकर्ता पहले ही उन गतिविधियों को उजागर कर रहे थे जो आज भी महासागरों को नुकसान पहुंचाती हैं। फोटो में बड़ा जहाज जेम है, जिसे यूके हर साल किराए पर डंपिंग के लिए लेता था। 40 के दशक से ही यूके और दुनिया के अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देश महासागर में परमाणु कचरे के बैरल फेंकते आ रहे हैं। 1946 से 1990 के बीच केवल अटलांटिक महासागर में ही लगभग 2 लाख बैरल डाले गए थे। ये कचरा परमाणु हथियारों की तैयारी, पावर प्लांट्स और चिकित्सा उद्योग जैसे क्षेत्रों से आया था, जहां इमेजिंग तकनीकों में परमाणु स्रोतों का उपयोग होता है। सैकड़ों हजार बैरल में जमीन से बहकर या रिसाव से आया कचरा शामिल नहीं था। शुरुआत में परमाणु उद्योग इस कचरे को बिना रोक टोक फेंक सकता था। 1972 में जाकर कचरा फेंकने को नियंत्रित करने वाले पहले समझौते लागू किए गए थे। लंदन डंपिंग कन्वेंशन ने समुद्र में उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरा फेंकने पर वैश्विक प्रतिबंध लगाया। हालांकि निम्न और मध्य स्तरीय कचरे की अनुमति थी। ये परमाणु कचरा अब भी खतरनाक हो सकता था और इसमें लंबे समय तक रहने वाले रेडियोटॉक्सिक समस्थानिक हो सकते थे। इसे कॉर्नवाल तट से कुछ 100 मील दूर फेंका गया था। ये ऐसी बात थी कि अगर जनता को इसके बारे में पता चलता तो निश्चित रूप से नाराजगी होती, लेकिन इस प्रथा का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ था। ये वह चीज थी जिसे ग्रीनपीस बदलना चाहता था। 1978 से प्रदर्शनकारियों की टीमें जेम जैसे जहाजों का सामना करने जाती थीं। पहली भिड़ंत में ग्रीनपीस की डिंगी एक बैरल से टकराकर टूट गई, जिसमें शायद परमाणु कचरा था। अगले वर्षों में नाविकों ने फायर होज से डिंगी में पानी भरा या प्लेटफॉर्मों के चारों ओर पिंजरे बना दिए ताकि नावें पास न आ सके। ग्रीनपीस ने हर चुनौती झेली। इस टकराव से डंपिंग पर ध्यान गया, पर असली असरदार काम को उतनी पहचान नहीं मिली। जेम और अन्य डंपिंग जहाजों के नाविक कह सकते थे कि वे कानून का पालन कर रहे थे। लंदन डंपिंग कन्वेंशन में बदलाव के निरंतर प्रयासों से ही महासागरों में परमाणु कचरे के निपटान पर प्रतिबंध संभव हो पाया। 1983 में लंदन डंपिंग कन्वेंशन के सदस्य देशों ने रेडियोधर्मी कचरे की डंपिंग पर अस्थायी रोक लगाने का आह्वान किया और विशेषज्ञ समिति से आगे की कार्यवाही का आकलन करने को कहा। यह साफ था कि निम्न स्तर का परमाणु कचरा भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है।
फिर भी 1993 तक इस प्रक्रिया पर वास्तव में प्रतिबंध नहीं था। ग्रीनलैंड के तट की बर्फीली जलधारा पर ढलान की यह तस्वीर उस अभियान पर आपदा आने से पहले ली गई आखिरी तस्वीरों में से एक है जिसका वह हिस्सा थी। 1909 में ली गई इस तस्वीर के 3 साल बाद ही उस जहाज के कप्तान और इंजीनियर घर लौट पाए थे। ये जहाज आर्कटिक खोजकर्ता एन.आर. मिकल्सन का था। एन.आर. मिकल्सन बचपन से ही नौकायन और ध्रुवीय अन्वेषण से मोहित थे। 1909 में एन.आर. मिकल्सन जब अल्बामा जहाज से निकले, उनके पास उत्तरी ध्रुव अभियान की सफलता थी। इस अभियान का उद्देश्य कहीं अधिक गंभीर था। करीब 20 साल पहले अमेरिकी खोजकर्ता रॉबर्ट पीरी ने पृथ्वी के उत्तरी छोर का अन्वेषण करने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि वहां एक पीरी चैनल है जो ग्रीनलैंड के उत्तर पूर्व को बाकी द्वीप से अलग करता है। 1906 में लुडविग मिलियस एरिक्सन ने एक अभियान का नेतृत्व करने के लिए प्रस्थान किया जिसका उद्देश्य ग्रीनलैंड के तट रेखाओं का मानचित्रण करना और द्वीप की वास्तविक प्रकृति का पता लगाना था। अभियान के दौरान मुख्य टीम, जिसमें एरिक्सन और 2 अन्य लोग शामिल थे, खो गई थी। 1909 में मिकल्सन का लक्ष्य उन दस्तावेजों को ढूंढना और यह पता लगाना था कि पिछले खोजकर्ताओं के साथ क्या हुआ था। अभियान 7 लोगों की टीम से शुरू हुआ जिसमें मिकल्सन थे। रास्ते में आइसलैंड में एक सदस्य बदला गया। टीम में शामिल हुए आइवर आइवरसन, जो अभियान में इतनी देर से शामिल हुए कि उन्हें अपने प्रियजनों से अलविदा कहने का भी समय नहीं मिला। अलाबामा के दल ने ग्रीनलैंड के उत्तर के शैनन द्वीप तक पहुंचने में सफलता पाई। फिर जहाज बर्फ में फंस गया। ये अप्रत्याशित नहीं था। लंबी सर्दी के बाद मिकल्सन अंदरूनी इलाके में उस पत्थरों के ढेरनुमा निशान की तलाश में आगे बढ़ना चाहते थे जिसमें उनके अनुसार दस्तावेज थे। शुरुआत में टीम में 5 लोग थे जिनमें से 2 अलाबामा पर ही रुके रहे। यात्रा के पहले चरण के बाद मिकेल्सन और इवर्सन को छोड़ बाकी सब जहाज पर लौट गए। दोनों आदमी आगे बढ़ते रहे। मई में उन्होंने वह पत्थर का ढेर खोजा जहां एरिक्सन के अभियान के आखिरी संदेश छोड़े गए थे। ये तुरंत स्पष्ट हो गया कि समस्या क्या थी। एरिक्सन रॉबर्ट पीरी द्वारा बनाई गई नक्शों पर निर्भर थे जो पूरी तरह से गलत थी। सबसे अहम बात यह थी कि पीरी का जलडमरू मध्य थी ही नहीं। जानकारी मिलने के बाद मिकल्सन और आइवरसन अल्बामा लौट आए। ये एक कठिन यात्रा थी और वापस लौटने की कोशिश में उन्हें अपनी ज्यादातर चीजें पीछे छोड़नी पड़ी। लेकिन जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि जहाज बर्फ पर नष्ट हो चुका था। बाकी सभी क्रू सदस्य जा चुके थे। बाद में पता चला कि क्रू को एक जहाज ने बचा लिया, लेकिन वे कप्तान और इंजीनियर को छोड़ गए। माइकल्सन तैयार थे। उन्होंने क्रू के लिए संदेश छोड़ा था कि अगर वे न लौटे तो चिंता न करें। उन्होंने मान लिया था कि वे किसी गुजरते हुए जहाज पर सवारी कर पाएंगे। जब दोनों आदमी अल्बामा के अवशेषों से एक आश्रय बना रहे थे तो उन्होंने मान लिया था कि उनकी मदद जल्द ही आ जाएगी। 2 सर्दियां बीत गई पर कोई जहाज नहीं आया। दोनों की हालत इतनी खराब थी कि एक संभावित बचावकर्ता उन्हें देख जहाज की ओर भाग गया, सोचकर कि वे पागल है। वे पिछली अभियानों द्वारा छोड़ी गई आपूर्ति पर और छोटे खरगोशों की देखभाल करके किसी तरह जिंदा रहे ताकि अपनी समझदारी बनाए रख सके। डेनमार्क लौटने पर दोनों का हीरो जैसा स्वागत हुआ। आइवरसन के लिए यह उसके साहसिक अन्वेषण करियर का अंत था, लेकिन मिकल्सन आर्कटिक क्षेत्र की खोज जारी रखेंगे। 90 साल की उम्र में निधन से पहले कई बार ग्रीनलैंड लौटेंगे। नंबर 1। शुरुआत में चीनी लोगों की गोंग बजाते, झाड़ू और पुतले लहराते तस्वीरें त्योहार जैसी लगती है, लेकिन ये दूरदर्शिता की कमी वाली नीति की याद दिलाती हैं जिसके विनाशकारी परिणाम हुए। 1950 के दशक के अंत में चीन ने खुद को महाशक्ति बनाने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य औद्योगिकरण, कृषि उत्पादन बढ़ाना और लोगों को गरीबी से निकालना था। फरवरी 1958 में सरकार ने 4 कीटों का उन्मूलन नाम से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान शुरू किया। इसके लक्ष्य चूहे, मच्छर, मक्खियां और गौरैया थे। पहले 3 को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे बीमारियां फैलाते थे, लेकिन गौरैया को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे अनाज खाती थीं। अधिकारियों के अनुसार गौरैया साल में 4 पाउंड अनाज खा सकती है
और जैसे जैसे खेतों का सामूहिकीकरण हुआ और उनसे अधिक अनाज उगाने की अपेक्षा की गई, इन पक्षियों को उत्पादन के लिए खतरा माना जाने लगा। लोगों को इन्हें खत्म करने के लिए प्रेरित किया गया। पोस्टरों में बच्चे गुलेल से पक्षियों पर वार करते दिखे और स्कूल व समुदायों ने अभियान में हिस्सा लिया। घोंसलों को पेड़ों से गिराया, अंडे तोड़े गए और जब पक्षियों तक पहुंचा नहीं जा सका तो लोग नीचे बैनर और गोंग लेकर इकट्ठा हुए ताकि वे नीचे ना आ सके। कई पक्षी इतने थक गए और डर गए कि वे बस आसमान से गिर पड़े। एक प्रसिद्ध उदाहरण पोलिश दूतावास से जुड़ा है, जिसने गौरैया के शिकारियों को अपनी संपत्ति पर आना से मना कर दिया। लोगों ने इमारत को ढोल बजाते हुए घेर लिया और 2 दिन बाद इतने पक्षी मर गए कि बताया जाता है दूतावास के कर्मचारियों को उन्हें फावड़ों से हटाना पड़ा। इस अभियान ने चीन के कुछ हिस्सों में गौरैयों को लगभग खत्म कर दिया, जिससे विनाशकारी परिणाम हुए। गौरैया अनाज तो खाती थी, लेकिन वे कीड़े भी खाती थी, खासकर गर्मियों के दौरान। उनके बिना टिड्डियों और धान छेदक कीड़ों की संख्या बढ़ी और इन्होंने पक्षियों से ज्यादा फसलें नष्ट की। सूखे मौसम ने नुकसान को और भी बढ़ा दिया। अधिकारियों ने गलती समझकर 4 पेस्ट्स अभियान में गौरैयों की जगह लाल कीड़ों को जोड़ा, लेकिन तब तक नुकसान हो गया था। कीड़े फसलों को तबाह करते रहे, जिससे अकाल, बीमारियां और अनगिनत मौतें होती रही। बताया जाता है कि बाद में चीन ने गौरैया आबादी फिर से बढ़ाने के लिए रूस और दूसरे देशों से गौरैया मंगवाई और आज एक बार फिर गौरैया चीन में है। लेकिन यह अभियान आज भी एक चेतावनी देने वाली कहानी है कि जब लोग प्रकृति को कम आंकते हैं तो क्या हो सकता है। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। मैं टॉप 5 अननोन हूँ, अगले वीडियो में मिलूंगा।